बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस सपने को मान्यवर श्री कांशी राम जी ने दिशा दी, उसी राह पर आज बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ती जा रही हैं और वर्तमान में दूर दूर तक दृष्टि डालने पर भी बहन कुमारी मायावती जी का रास्ता रोकने का साहस करने वाला कोई भी नजर नहीं आता। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके भी विरोधी भयभीत हैं। शेरनी जैसा हौसला रखने वाली बहन कुमारी मायावती जी के आगे सभी असहाय और लाचार साबित हुए। आज लक्ष्य निकट है, सफलता निश्चित है, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वर्षों की साधना का प्रतिफल है। पूरी दुनिया बहन कुमारी मायावती जी का लोहा पहले ही मान चुकी थी। जरा याद कीजिए 3 जून 1995 का दिन। वो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा गौरवशाली दिन आया था जो स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार इस विशाल भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार का नेतृत्व कर रही थी बहन कुमारी मायावती जी। सत्ता के सिंहासन पर बहन कुमारी मायावती जी को देखकर ऐसा लगा मानो आज सदियों से अपमानित हो रहे, घृणा और छुआछूत का शिकार हो रहे करोड़ों दलित, शोषित और बहुजन समाज को अपना अधिकार मिल गया हो। देश का हर दलित सोच रहा था मानो यह स्वयं ही सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि बहन कुमारी मायावती जी स्वयं के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनी हैं, बल्कि उन करोड़ों व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं जो उनके सहारे अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था मानो उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया हो। वही सपना जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों पहले दिखलाया था। बाबा साहब जो कहकर गए थे वो बहन कुमारी मायावती जी ने साकार रूप में कर दिखाया था। बाबा साहब कह गए थे कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसे प्राप्त कर इस देश में मनुवादी व्यवस्था का शिकार समूचा बहुजन समाज अपनी तकलीफों का अंत कर सकता है। और हुआ भी वही। बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना बहुजन समाज की उन्नति का शुभारंभ और तकलीफों का अंत था। और यही कारण रहा कि इस राजनीतिक घटना को भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व ने लोकतंत्र की सच्ची जीत के रूप में देखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव, जो उस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में थे, इस राजनीतिक घटना को लोकतंत्र के चमत्कार की संज्ञा दी। दुनिया ने भले ही इसे चमत्कार की संज्ञा दी हो, परंतु यह उस मेहनत का फल था जिसके वृक्ष को वर्षों से बहन कुमारी मायावती जी ने अपने खून और पसीने से सींचा था। क्योंकि ये एक सर्वमान्य सत्य है कि सफलता न तो आसानी से मिलती है और न ही स्वतः प्राप्त होती है। सक्सेस कम्स neither free nor it is automatic। बहन कुमारी मायावती जी के शब्दों में मैं साफ साफ बताना चाहती हूं कि देश की राजनीति में मेरे उभरने की खास वजह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं की तरह विरासत में मिली राजनीति नहीं है और ना ही ये किसी भाग्य या भगवान का वरदान है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से मेरी खुद की हिम्मत, हौसले, सूझबूझ और संकल्प के साथ किए गए कठिन जीवन संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों का परिणाम है। बेशक बहन कुमारी मायावती जी के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की घटना को मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त भारतीय इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने अनदेखा कर दिया हो,
लेकिन इस घटना की गूंज पेरिस के बुद्धिजीवियों और राजनीति शास्त्रियों तक ने महसूस की। क्रिस्टोफ जैफ्लो, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित मशहूर सेंटर एड्यूट्स एट रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन नेशनल द साइंसेस ऑफ पॉलिटिक्स का हिस्सा है, अपनी बहुचर्चित किताब इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन में लिखते हैं, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने वाली कुमारी मायावती जी अनुसूचित जाति की हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के हितों की जबरदस्त वकालत की। अधिकांश दलितों के लिए कुमारी मायावती स्वाभिमान का स्रोत बन गईं। उत्तर प्रदेश के शीर्ष पद पर कुमारी मायावती के उत्थान में बहुजन समाज के वोट बैंक की एक अहम भूमिका रही है। सन 2003 में छपी इस किताब में वो आगे लिखते हैं, पिछले 15 सालों में बहुजन समाज पार्टी लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत बामसेफ और DS4 जैसे संगठनों द्वारा किए गए जमीनी कामों का, मान्यवर कांशीराम जी के संगठनात्मक कौशल और दलितों के अलावा ऐसे गुटों तक पहुंचने का नतीजा है जो कुमारी मायावती जी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहन मायावती जी के लिए यह सफर आसान नहीं था। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जिस पर मनुवादी ताकतों के रूप में हर ओर कांटे बिछे थे। रास्ता देने वाले बहुत कम थे और रास्ता रोकने वाले ज्यादा। संघर्ष था। सदियों से दबे कुचले देश की कुल आबादी के लगभग 85% बहुजन समाज अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन व बुद्धिस्ट आदि समुदाय के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, विभिन्न मनुवादी पार्टियों द्वारा पिछड़े वर्गों में ज्ञान, धन व आत्मसम्मान न पैदा होने देने की साजिश तथा बहुजन समाज को आतंकित करके गुलाम बनाने के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना और उन्हें जागरूक बनाना, ताकि उन्हें भी समाज में बराबरी से जीने का कानूनी हक मिल सके। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कि अब वक्त करवट बदल रहा है और अब बहुजन समाज पर अत्याचारों के अलावा वोट हमारा, राज तुम्हारा का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। अब तमाम मनुवादी सोच वाली राजनीतिक पार्टियां भी बहुजन समाज को अनदेखा नहीं कर सकती और अब उन्हें हर हाल में सत्ता में भागीदारी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन में दलित समाज के तमाम नायक, संत, गुरु और महापुरुष अपने दर्शन, अपनी सोच, अपने साहित्य, अपनी विचारधारा और अपने अपने संघर्षों के साथ हमेशा मौजूद रहे। भारत में सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु और दलितों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी जैसे लोग पग पग पर कुमारी मायावती जी को रास्ता दिखाते रहे और कुमारी मायावती जी अपने संघर्षशील व्यक्तित्व के चलते बेसाख्ता संघर्ष के इस रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष के इस सफर का आगाज 15 जनवरी 1956 को उनके जन्म के साथ शुरू हुआ। बहन कुमारी मायावती जी का जन्म बादलपुर गांव, जिला गौतम बुद्ध नगर में एक मध्यवर्गीय जाटव परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देश की राजधानी दिल्ली में हुई, लेकिन बचपन से ही मायावती जी अक्सर अपने ननिहाल हापुड़ के निकट समरौली गांव जाया करती थीं। वहीं उन्हें सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव और एक दूसरे के प्रति जातीय नफरत को देखने और समझने का करीब से मौका मिला। सामाजिक गैर बराबरी की घिनौनी तस्वीर
मायावती जी ने इसी उम्र में देखी। बकौल कुमारी मायावती जी, अपनी मां के साथ जब मैं अपनी नानी के यहां जाया करती थी तो गांव में प्रवेश के दौरान रास्ते में ऊंची बिरादरी के लोग हमसे पूछते कि आपको किस बिरादरी के मोहल्ले में जाना है। जाटों के मोहल्ले में, ब्राह्मणों के मोहल्ले में, ठाकुरों, गुजरों या फिर चमारों के मोहल्ले में। जब हम बताते हमें चमारों के मोहल्ले में जाना है तो लोग नाक भांव सिकोड़ने लगते। मां से इसका कारण पूछने पर मां समझाती कि यहां इसी तरह जाति के हिसाब से लोग अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं और हमारे देश में लंबे समय से ऐसी ही व्यवस्था चली आ रही है। लोग जातियों में बंटे हैं और यहां किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाकर रखा गया है ताकि शोषण का सामाजिक और धार्मिक चक्र लगातार घूमता रहे। यह सब देखकर मुझे बचपन से ही इस किस्म की गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से घृणा होने लगी। सामाजिक व्यवस्था के प्रति यह घृणा ही थी जो जाने अनजाने बहन कुमारी मायावती जी के अवचेतन में राजनीति के अंकुर पैदा कर रही थी। लेकिन स्पष्ट रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर बल दिए जाने के विचार ने मायावती जी को पढ़ने लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि शायद पढ़ाई लिखाई का मार्ग ही उन्हें इस गैर बराबरी की घिनौनी सामाजिक प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाएगा। 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद मायावती जी ने बीएड किया और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली। इस बीच वो दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने भी लगी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी सामाजिक कार्यों में भाग लेकर बहुजन समाज को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों में शिरकत करती। भारत की इस पुरुष प्रधान मनुवादी व्यवस्था में एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहन कुमारी मायावती जी ने भी उन सब का सामना किया। एक तरफ पारिवारिक बंदिशें, दूसरी तरफ सामाजिक उलझनें और रीति रिवाज, इन सब से लड़ती हुई बहन कुमारी मायावती जी अपने रास्ते पर बढ़ती रहीं। बेशक उनके मन में बहुजन समाज को मनुवादी व्यवस्था से मुक्त कराने की बात रही हो, लेकिन उनका मकसद आईएएस बनकर इस काम को करने का था। इसकी वजह यह थी कि उनके परिजनों ने अपनी सोच के मुताबिक उन्हें यह समझाया था कि कलेक्टर बनकर ही सामाजिक उत्थान का काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है। लिहाजा कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा ध्यान आईएएस बनने पर केंद्रित कर रखा था। इसी बीच 1977 में एक प्रोग्राम के दौरान बहन कुमारी मायावती जी की मुलाकात मान्यवर कांशीराम जी से हुई। पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुरा गांव के एक दलित परिवार में जन्मे मान्यवर कांशीराम जी कुमारी मायावती जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके दिल्ली स्थित घर आए। दोनों ने घंटों बहुजन समाज के संतों, महापुरुषों, गुरुओं और मिशन के बारे में विचार विमर्श किया। जब मान्यवर कांशीराम जी को पता चला कि बहन कुमारी मायावती जी आईएएस बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, आप एक नेता बनकर समाज की ज्यादा सेवा कर सकती हैं। आप में एक कुशल व सफल नेता बनने की सभी खूबियां देखकर मुझे भरोसा है कि आप एक न एक दिन बड़ी नेता बनेंगी। उन्होंने कहा, आप कलेक्टर बनने की बात कर रही हैं, जबकि मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूं कि एक नहीं अनेकों कलेक्टर आपके सामने फाइल लेकर खड़े रहेंगे। मान्यवर कांशीराम जी के विचारों से मानो एक सपने को सही दिशा मिल गई। बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। घर वालों ने उनके इस फैसले का विरोध किया, लेकिन चट्टान जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने यह विरोध ज्यादा नहीं टिक पाया। बहन कुमारी मायावती जी बामसेफ यानी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़कर बहुजन समाज को जागरूक बनाने,
सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति के लिए काम करने लगी। इस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष थी। बेशक बहन कुमारी मायावती जी ने इस दौरान बेइंतहा परेशानियां उठाईं, लेकिन इन परेशानियों ने उन्हें हमेशा की तरह कमजोर करने के बजाय ताकत दी और मजबूत बनाया। इस दौरान बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का भी इल्म हो चुका था कि इतिहास उसी को सम्मान देता है जो हवा का रुख बदलने का साहस रखते हैं और संघर्ष के उस कठिन मार्ग पर चलते हैं जिस पर चलकर सामाजिक परिवर्तन का महान लक्ष्य हासिल होता है। ऐसा मिशनरी काम बिना पूर्ण समर्पण और त्याग के असंभव है। जीवन के इसी मोड़ पर कुमारी मायावती जी ने न केवल अपने माता पिता का घर त्यागा, बल्कि आत्मसम्मान प्राप्त करने के बहुजन मिशन के लिए अपना घर भी न बसाने का कठिन फैसला किया। मेरी जिंदगी का एक एक पल जब तक मैं जिंदा रहूंगी बहुजन समाज के हित में लगेगा। लेकिन बामसेफ से जुड़ने के बाद बहुजन आंदोलन के अनेक सीनियर लोग बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करने लगे, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी की प्रेरणा से बहन कुमारी मायावती जी निरंतर आगे बढ़ रही थी। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को और ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए 1982-83 में DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का व्यापक इस्तेमाल किया। इसके तहत अनेक प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के दौरान बहन कुमारी मायावती जी को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिला। संघर्ष के बल पर अच्छा परिणाम देने के कारण उन्हें शोहरत मिलने लगी और बहुजन समाज उन्हें भावी नेता के रूप में देखने लगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मान्यवर कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। संविधान निर्माता, दलितों, शोषितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर गठित इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था इस देश में सदियों से चली आ रही जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच पर आधारित मनुवादी अर्थात गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को समूल नष्ट करना और इसके स्थान पर देश में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के महान सिद्धांतों पर आधारित एक मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना। साथ ही बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने, उनके संघर्षों को दिशा देने और राजनैतिक सत्ता की मास्टर चाबी मनुवादी हुक्मरानों के हाथों से लेकर बहुजन समाज के हाथों में देने को भी बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैंने संविधान दलित शोषित समाज के हितों को ध्यान में रखकर बनाया है। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पार्टी के माध्यम से भारत के लगभग 85% मूल निवासी दलित व शोषित समाज का आह्वान करते हुए कहा कि सदियों से चले आ रहे इस जुल्म का सामना हिम्मत और होश के साथ करना होगा। मान्यवर कांशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इस संघर्ष और इस मिशन की कमान सौंप दी। ये बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक सफर की बाकायदा शुरुआत थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में आकर उन छोटे मोटे पौधों की तरह मत जियो जो वर्षा की अधिकता के कारण उग तो आते हैं पर कड़ी धूप पड़ने पर मुरझाकर गिर जाते हैं। गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अब संघर्ष को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया था। बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद से संघर्ष के नए नए दरवाजे खुलने लगे और उनका दायरा लगातार बढ़ता रहा, गहरा होता गया और फिर
देखते ही देखते देशव्यापी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद तक देश की तमाम मनुवादी पार्टियों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि ये पार्टी एक दिन कांग्रेस और भाजपा जैसी तमाम अन्य पार्टियों को चुनावी मैदान में ऐसी सख्त चुनौती देगी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देहावसान के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतरी। क्योंकि उनकी पार्टी नई थी और उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी को एक निर्दलीय उम्मीदवार ही माना गया। इंदिरा गांधी के देहावसान से पैदा हुई व्यापक सहानुभूति लहर के बीच बहन कुमारी मायावती जी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 44,500 मत प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया। जीत के जश्न में डूबी कांग्रेस इस भावी संकेत को नहीं समझ पाई कि यही बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर बाध्य कर देगी। जो बात कांग्रेस और अन्य पार्टियां नहीं समझ पा रही थीं, वो बात मान्यवर कांशीराम जी और कुमारी बहन मायावती जी महसूस कर रही थीं। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता उन्हें यह बता रही थी कि कुछ साल की मेहनत और संघर्ष उनके हाथ सत्ता की वो मास्टर चाबी थमा सकती है जिसके बिना दलितों, गरीबों और मजलूमों के उद्धार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संघर्ष और तेज हुआ। कैडर कैंप, साइकिल रैली, जनसभाओं व रैलियों और जनसंपर्कों का अनवरत सिलसिला चलने लगा और अंततः राजनीतिक गलियारों में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत की चर्चाएं होने लगी। लगभग 85% जनसंख्या वाले दलितों व शोषितों व पिछड़ों को आखिर अब अपनी राजनीतिक पार्टी मिल गई थी। बीएसपी के रूप में उन्हें अपना कारवां मिल गया था और मान्यवर कांशीराम जी व बहन कुमारी मायावती जी के रूप में न बिकने वाला वफादार रहनुमा। बहुजन समाज के लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही पूरा कर सकती है। सत्ता में भागीदारी का बहुजन समाज पार्टी का मिशन उस वक्त सच्चा होता दिखाई दिया जब 22 नवंबर 1989 को बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर लोकसभा की सुरक्षित सीट से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीत गईं। यह सत्ता की ओर उठा बहुजन समाज पार्टी का पहला कदम था। संसद में बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का पहुंचना वास्तव में करोड़ों दलितों के लिए गर्व की बात थी। इस मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, संसद सत्ता का मंदिर है, हमें उसमें बहुमत के साथ प्रवेश करना है ताकि बहुजन समाज के लोग किसी और पर आश्रित न होकर अपना उद्धार स्वयं कर सकें। हमें वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा के नारे को हकीकत में बदलकर संसद पर कब्जा करके देश की हुक्मरान जमात बनना है ताकि हम बहुजन समाज के लोग अपने गौरवशाली और न्यायपूर्ण शासन से भारत को पुनः सोने की चिड़िया कहलाने वाला एक संपन्न, समृद्ध और खुशहाल देश बना सकें। सांसद बनने के बाद से बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की आवाज जनता तक पहुंचने लगी। एक ओर बहन कुमारी मायावती जी ने मनुवादी पार्टियों के 85 साल से चले आ रहे पाखंड को उजागर करना जारी रखा, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहीं। मामला चाहे राम के नाम पर भाजपा के धोखे का हो या फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ मनुवादियों का षड्यंत्र, उन्होंने हर मुद्दे पर बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। संभवतः बहन कुमारी मायावती जी पहली ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने बिना किसी पाखंड के खुलेआम कहा कि देश की सत्ता
बहुजनों के हाथ में सौंपना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ओ आंधी और तूफानों से तुम लड़ती आई हो, कांटों से भरी राहों पर तुम चलती ही आई हो। तुम्हें नेतृत्व देश का करना है, बहना संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं बहना, बहना संघर्ष करो। एक मत से है सबका ये कहना, बहना संघर्ष करो।